Hello everyone, so this is Rakshita from Lifeline Success. So today we are gonna start from class 9 history chapter number 2 of history. So in this chapter we have covered half of the chapter, more than half. So I have uploaded the part 1. You can watch, and this is the part 2 which I'm gonna make here. So if we move to next, we have seen that what a social change was there, how socialism idea was emerging, and liberals, radicals, conservatives, how they have run their society. After that we have seen industrial changes and political changes, social changes, many changes we have seen which were emerging during socialism, nationalism, and how socialism emerging in Europe and how people are supporting them. Then we have studied about the Russian Revolution, about Tsar autocracy, and then how socialism in Russia also started emerging. After that, now we are gonna begin from making a socialist society. अभी socialist society वो बनी कैसे? So here during the Civil War, the Bolsheviks kept industries and banks nationalized. जब सिविल वॉर हुई तब बोल्शेविक्स ने क्या है, इंडस्ट्रीज मतलब बोल्शेविक ने प्रॉमिस किया था कि जब वो जो पावर में आ जाएगा तब वो इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज करवा देगा. फिर जब सिविल वॉर हुई तब बोल्शेविक्स ने सोचा कि अच्छा टाइम है कि अभी वो इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज करवा सकता है, तो उसने करवाया तब. Then they permit peasants to cultivate the land that had been socialized. और जो peasants हैं they permit peasants. अब बोल्शेविक्स ये भी चाहता था कि जो peasants हैं, peasant अपनी land पे cultivate करें. जो land churches वगैरह ने, nobilities वगैरह ने hold की थी तो वो अभी peasants को मिल जाए. तो उसने ऐसे ही करवाया, उसने permission दे दी कि farmers भी ये land पे cultivate कर सकते हैं, और land को है socialized announce कर दिया गया. The Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be. तो जो बोल्शेविक्स था उसने जो लैंड यूज की ताकि वो बता सके कि कितना काम, मतलब एक लैंड पे कितने, जैसे यहाँ पे एक लैंड है तो अभी इस पूरी लैंड में, ठीक है, ये पूरी लैंड में कितने लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सब एक ही लैंड पे मिलके कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, वो बताया बोल्शेविक्स ने. Then next, after that, a process of centralized plan was introduced. मतलब फिर क्या हुआ, फिर बोल्शेविक्स ने सोचा कि अभी जब बोल्शेविक्स पावर में आ गया, अब उसको थोड़ा अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा ताकि वो इकोनॉमी को, अपनी कंट्री को रन कर पाए, और सिर्फ रन नहीं, अच्छी डेवलप भी कर पाए. Officials assessed how the economy could work and set targets for a 5-year period. अब इतना कुछ सोचने के बाद बोल्शेविक्स ने ये सोचा कि अभी हम एक प्रोसेस निकालते हैं, एक प्लान करते हैं, और वो प्लान कितना टाइम का होगा, 5 ईयर का. 5 ईयर में भी उन लोगों ने टारगेट सेट की कि क्या क्या कंप्लीट होनी चाहिए, क्या क्या डेवलप होनी चाहिए, कितनी डेवलप होनी चाहिए. तो अब वो है ऑन द बेसिस दे मेड द 5-year प्लान, और उसी के बेसिस पे, उन टारगेट के बेसिस पे उन लोगों ने 5-year प्लान बनाया. मतलब ऐसा प्लान जो 5 साल में कंप्लीट हो जाए. नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइजेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द 2-year प्लान. मतलब फिर गवर्नमेंट ने सोचा, अब गवर्नमेंट ने फिक्स किया कि जितने भी प्राइजेस हैं, जैसे इंडस्ट्रियल में जैसे जितने प्राइजेस बढ़ रहे हैं वो ना बढ़े, वो फिक्स रहे. जैसा क्या महंगाई धीरे धीरे बढ़ती है, अगर आज उस प्राइस का 10 रुपये तो कल 20 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्या महंगाई बढ़ती है. तो वहाँ पे बोला गया इंडस्ट्रियल में जो जो प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका प्राइस फिक्स रखा जाए. अगर जैसे उसका प्राइस 100 है तो उसका प्राइस 2 साल बाद भी 100 ही रहेगा, मतलब ऐसे फिक्स रख दिया जाए प्राइस. सो उसके बाद मतलब टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग फर्स्ट 2 प्लान. तो पहले के 2 प्लान में तो यही था कि इंडस्ट्रियल का जो भी प्रोड्यूस होगा उसको फिक्स्ड रेट रखा जाएगा, ना उसको बढ़ाया जाएगा ना उसको कम करवाया जाएगा. So if we move to next,
सो नेक्स्ट इज द अभी जो प्लान बनाए थे कितने साल के थे, एक 1927 टू 1932 का, ये 5 साल का प्लान था। देखो बीच में 5 इयर्स का गैप है, 1933 से 1938, इसमें भी 5 साल का प्लान। अब 5 साल के ऐसे 2 प्लान बनाने थे। अभी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी जितनी अच्छे से उन्होंने प्लान किया उतनी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी बढ़ेगी। Industrial production increased between 1929 and 1933 by 100% in the case of oil, coal and steel। तो यहाँ पे जब उन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाया, जितना प्रोड्यूस था उससे ज़्यादा 2 गुना और प्रोड्यूस किया। तो कब, 1929 से 1933 तक, और इससे कितने गुना फ़ायदा हुआ उनको, 100% फ़ायदा हुआ इससे, 100 गुना। और इनका जो डेवलपमेंट था और इनका प्रोडक्शन था वो बढ़ गया, ऑयल, कोल, स्टील इनके केस में, मतलब ये ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे। तो न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग। अब फिर नई नई फैक्ट्रीज भी क्या है, इमर्ज होने लगी, नई नई फैक्ट्रीज भी उभर के आने लगी, और उधर भी ऐसा ही प्रोडक्शन ऑयल, कोल और स्टील का मिला। आफ्टर दैट, ये तो 5 इयर्स के 2 प्लान थे। अभी यहाँ पे बताया गया है, हाउ एवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। मतलब कैसे रैपिड कंस्ट्रक्शन, मतलब जो जल्दी जल्दी में जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो अगर हम लोग कोई भी चीज़ हो उसको जल्दी से कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं उनकी पुअर वर्किंग कंडीशंस हो जाती हैं। ठीक है, कुछ भी जल्दी प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो वर्कर्स को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उनकी जो वर्किंग लिविंग कंडीशंस होती है वो और बदतर होती जाती हैं। इन द सिटी ऑफ मैग्नेटोगोर्स, अभी एक सिटी है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड। तो यहाँ पे एक मिनट, इन 3 years कंप्लीट कर लेती हूँ स्टेटमेंट, फिर बाद में समझाती हूँ। तो मतलब स्टील प्लांट जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया, जिसकी वजह से उनको द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वॉज अचीव्ड इन 3 years। अभी इसका स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन 3 साल में हो गया। स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे 3 साल में हो गया। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स एंड द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेज ऑफ वर्कर्स इन द फर्स्ट ईयर अलोन। मतलब जब यहाँ पे सिर्फ 3 साल में स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन हुआ तो वर्कर्स को बहुत काम करना पड़ा होगा। अब वर्कर्स को वहाँ पे काम करना पड़ेगा तो उनको अपनी लाइफ बहुत मुश्किल, बहुत डिफ़िकल्टी से जीनी पड़ेगी। और उसका क्या रिजल्ट है कि 550 वर्कर्स जो थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया पहले साल में, फर्स्ट ईयर अलोन। पहले साल में उन्होंने 550 वर्कर्स ने काम करना बंद कर दिया। आफ्टर दैट, इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 40 डिग्री below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go toilets। अभी ये वर्कर्स की बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशंस कैसी थी, अगर उनको वॉशरूम वगैरह भी जाना रहता था, जैसे अब देखो वॉशरूम वगैरह जाना रहता था तो वो लोग क्वार्टर्स में रहते थे। और जब सर्दियों का टाइम आया तो 40 डिग्री के ऊपर जो है एट 40 डिग्री बिलो, सॉरी ऊपर बोल रही, ऊपर तो फिर गर्मी हो जाएगी, 40 डिग्री से नीचे टेम्परेचर था। ठीक है, -40 डिग्री था। फिर पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर। मतलब क्वार्टर में रहते थे तो उनको 4थे फ्लोर से नीचे आना पड़ता था, वो भी सीढ़ियों से। 4थे फ्लोर से जब वो नीचे आते थे, जब उनको कुछ गलियों में जाना पड़ता था ताकि वो टॉयलेट तक पहुंच सके। ठीक है, तो इतना मुश्किल, देखो उनको टॉयलेट पे आएगा तो सर्दियों में उनको 4th फ्लोर से नीचे आना पड़ेगा, तब जाके स्ट्रीट में जाएंगे, गलियों में जाएंगे। सो ऐसे सब वर्कर्स की लिविंग कंडीशंस यहाँ पे बताई गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड एंड अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। मतलब जैसे जैसे स्कूलिंग सिस्टम, जैसे जैसे एजुकेशन का सिस्टम और बढ़ता गया और डेवलप होता गया, तो वैसे वैसे जितने भी अरेंजमेंट्स थे, अरेंजमेंट मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। मतलब फैक्ट्री वर्कर्स और जो पीजेंट्स वगैरह थे, फिर उन्होंने भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना शुरू किया। मतलब फिर उनको भी ऐसा लगा नहीं, हमारे पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेगी। सो फिर उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ डेवलप करना शुरू किया।
Then creches were established in factories for children of women workers. मतलब creches अभी creches establish किए गए. creches यानी मतलब factories में जो औरतें काम करती है जिनके बच्चे हैं तो वहाँ पे creches किए गए ताकि उनके बच्चों को वहाँ पे संभाला जाए. Then cheap public health care was provided. मतलब एकदम cheap public health मतलब वहाँ पे इतनी अच्छी health कंडीशन मतलब इतनी अच्छी हेल्थ कंडीशन नहीं थी. सिंपल सारी मतलब उनको हेल्थ प्रोवाइड करते थे. पर भी मेन ये है कि हेल्थ कम से कम प्रोवाइड तो करते थे चाहे सस्ती हो या महंगी हो. अभी वो अगर धीरे धीरे और डेवलप हो जाएगा तो अच्छे से पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करेंगे. सो मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेट अप फॉर वर्कर्स. मतलब मॉडल लिविंग मतलब जो सिंपल साधारण जो नहीं होते क्वार्टर्स वो वर्कर्स के लिए बनाए गए. आफ्टर दैट द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड. मतलब अभी द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वॉज अनइवन मतलब ऐसा नहीं कि सारे वर्कर्स जितने भी वर्कर्स सबको मतलब ये लिविंग क्वार्टर्स मिले बल्कि कुछ लोग जिनको नहीं भी मिल पाए. अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है अनइवन है. मतलब कहीं पे मिले और कहीं पे नहीं मिले अनइवन. तो यहाँ पे अभी ऐसा क्यों है कहीं पे मिले कहीं पे नहीं मिला. अभी जो गवर्नमेंट है इतना फंड तो नहीं गवर्नमेंट के पास. तो गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज है वो भी तो लिमिटेड है. अगर अनलिमिटेड रहते तो फिर सबको दिया रहता बट अब लिमिटेड है तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया अनइवन हो गया. The next is Stalinism and collectivization. Only this topic, and after that, global influence of Russian Revolution and the USSR. This will be the last topic. So Stalinism and collectivization. अभी इसमें देखो Stalinism मतलब ये एक this is the Stalin. ठीक है ये Stalin था. तो इसकी जो आइडियोलॉजी है उसको Stalinism बोला गया. और कलेक्टिवाइजेशन ये हम आगे पढ़ते पढ़ते इसका मतलब समझेंगे. सो द पीरियड एक मिनट no it will be better. Let's take this color. So here what happened, the period of the early planned economy was linked to the disasters of the collectivization of agriculture. तो यहाँ पे क्या बताया क्या जैसे जैसे जो ये ईयरली प्लान बना था ताकि इकोनॉमी को और डेवलप करे तो इसमें भी कुछ डिजास्टर्स ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर में धीरे धीरे कलेक्टिवाइजेशन मतलब डिजास्टर आने लगे. वहाँ पे एग्रीकल्चर में सूखा पड़ने लगा कहीं कहीं बारिश नहीं होने लगी ड्रॉट हुआ. ठीक है कभी कभी सुनामी आई अर्थक्वेक वगैरह तो ये सब डिजास्टर्स बीच बीच में आ रहे थे. सो बाय 1927 to 1928 द टाउन्स इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन अक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज. मतलब जैसे 1927 to 1928 एक साल में क्या हुआ यहाँ पे जो सोवियत रशिया के जो दूसरे टाउन्स थे जो दूसरे शहर थे जिनको क्या है ग्रेन सप्लाई मतलब अच्छे से फुलफिल तरीके से ग्रेन नहीं मिल रहा था. अब देखो फार्मिंग में ग्रेन प्रोड्यूस तो हो रहा था बट उनको पूरी तरीके से मतलब वो हर जगह पहुंच नहीं रहा था. उसकी सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही थी. अब सप्लाई अच्छे से नहीं होती मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ आ रही है. अभी the government fixed prices at which grains must be sold but the peasants refused to sell their grain at government buyers at these grain to government buyers at these prices. अब देखो गवर्नमेंट ने मैंने बताया था जब बोल्शेविक्स पावर में था तो उसने बोला था कि कुछ भी अगर सेल होगा ठीक है कोई भी प्राइसेस जो है अभी फिक्स रहेंगे बट जो फार्मर्स थे तो वो तो रेडी नहीं थे कि मतलब फिक्स प्राइस में बेचने के लिए. वो नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट को फिक्स प्राइसेस पे बेचे तो उसके लिए साफ साफ पीजेंट्स ने फार्मर्स ने इनकार कर दिया क्योंकि अभी फिर अगर वो फिक्स प्राइस पे बेचेंगे तो फार्मर्स का तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा उनको तो लॉस होगा. तो इसलिए वो नहीं चाहते थे कि फिक्स प्राइसेस पे बेचे. After that, Stalin
Stalin, who headed the party after the death of Lenin, introduced firm emergency measures. मतलब देखो जो बोल्शेविक्स का लीडर था व्लादिमीर लेनिन, अब लेनिन तो मर चुका था, अब जब लेनिन के मरने के बाद कौन सी पार्टी मेजोरिटी में आई? स्टालिन की। अब तो स्टालिन फिर वहाँ का लीडर बन गया, तो फिर उसके बाद लेनिन की डेथ के बाद फिर स्टालिन ने क्या किया? इमरजेंसी मेजर्स मतलब लगा दिए। अब वो कैसे थे? He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices. Speculation had to be stopped and supplies confiscated. मतलब स्टालिन को क्या है, मतलब अगर जब ग्रेन सप्लाईज अच्छे से नहीं हो रही, मतलब पूरा अच्छे से जो जैसे ये एरिया है इसमें बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इस पूरे एरिया में इतना सारा प्रोड्यूस हो रहा है कि इतनी पॉपुलेशन, इतनी सारी पॉपुलेशन को खिला सके, ठीक है। अभी यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन यहाँ पे भरपूर खा रही है बट इतनी नहीं खा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? मतलब यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है कि अब ग्रेन गायब कहाँ से हो रहा है, मतलब उसकी सप्लाईज कहाँ रुक रही है। अभी जो स्टालिन था उसको क्या लगता था, जो रिच पीजेंट्स है, जो अमीर पीजेंट्स, अमीर फार्मर्स जो है या अमीर ट्रेडर्स जो हैं, वो क्या है, वो जो है कुछ ग्रेन्स अपने पास छुपा ले रहे हैं, कुछ ग्रेन्स अपने पास छुपा के रख रहे हैं। अब वो उसको जब तक छुपा के रखेंगे जब तक उनका प्राइसेस बढ़ नहीं जाता, और जब प्राइसेस बढ़ जाएगा तो वो उन ग्रेन्स को बेच देंगे ताकि उनका और प्रॉफिट बन जाए। तो स्टालिन को ऐसा लग रहा था। एंड स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाईज कॉन्फिस्केटेड। अब स्टालिन चाहता था कि ऐसा कुछ ना हो, ग्रेन सबको सप्लाई हो, और ये जो स्पेकुलेशन मतलब जो भी ये अमीर फार्मर्स अपने पास ये ग्रेन स्टोर करके रख रहे हैं ये सब बंद हो जाए। So what happened to it? In 1928, party members tortured the grain producing areas, supervising enforced grain collections and raiding collects. The name for well-known Do peasants. Yes, मतलब जो स्टालिन की पार्टी के जो भी मेंबर्स थे, फिर अब स्टालिन ने सोचा कि अभी जो ये कुलक्स जो हैं, मतलब जो अमीर फार्मर्स है, रिच पीसेंट्स हैं, उनको उनके ऊपर रेड मारनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने क्या है, अब इतना सारा जो ग्रेन्स है अपने पास छुपा के रखा है, ताकि फिर जब इनका प्राइसेस बढ़े, जब इनका दाम बढ़े तब वो बेच सके, ताकि वो लोग प्रॉफिट कमा सके। तो स्टालिन ने सोचा मैं खुद जाता हूँ और अपने मेंबर्स के साथ जाता हूँ, ताकि मतलब वो जो कुलक्स है, देखो मैं यहाँ पे बार बार ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, कुलक्स मतलब द नेम ऑफ वेल टू डू पीजेंट्स, मतलब ऐसे पीजेंट जो वेल टू डू है, मतलब जो अच्छे खाते पीते घर के हैं, जो थोड़े अमीर हैं, ठीक है। तभी जो स्टालिन है वो खुद गया, उसने खुद देखा कि कहाँ पे मतलब जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से सब ठीक है कि नहीं, वहाँ से अच्छे सप्लाई हो रहा है कि नहीं। फिर उसने जो कुलक्स है, जो वेल टू डू पीजेंट्स है, फिर उनके यहाँ पे रेड मारी, ठीक है। So what happened there? As shortage continued, the decision was taken to collectivize farms. अब shortage होती गई, ठीक है, और कमी होती गई ग्रेन्स की, फिर जो डिसीजन है was taken to collectivize farms. तो फिर ऐसा डिसीजन लिया गया जिससे जो फार्म्स को कलेक्टिवाइज किया जाए। कलेक्टिवाइज मतलब जैसे ये एक फार्म है और ये एक फार्म है, इन दोनों को मिला देना चाहिए, ताकि ये पूरा एक फार्म बन जाए, ठीक है, ये पूरा एक फार्म बन जाए। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, It was argued that grain shortage were partly due to the small size of holdings. अभी फिर बाद में सब पता चला कि ग्रेन की शॉर्टेज क्यों है, क्योंकि होल्डिंग्स छोटे मतलब छोटे साइज के, जैसे भाई छोटा एरिया होगा लैंड का कल्टीवेट करने के लिए तो प्रोड्यूस भी उतना ही होगा, अगर बड़ा एरिया होगा तो प्रोड्यूस ज़्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो साइज़ है होल्डिंग्स के वो छोटे थे, इसलिए ग्रेन्स में क्या है, शॉर्टेज आ रही थी, इसलिए ग्रेन्स की कमी आ रही थी। After 1917, land had been given over to peasants. फिर 1917 के बाद लैंड है किसको दी गई? पीजेंट्स को दी गई। These small sized peasants farms could not be modernized. मतलब ये छोटे साइज के जो पीजेंट्स फार्म थे ये लोग मॉडर्नाइज नहीं कर पाए। To develop modern farms and run them along with industrial work machinery, it was necessary to eliminate kulaks. मतलब अगर उनको मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करना है, अच्छे से चलाना है, इंडस्ट्री को अच्छे से चलाना है, मतलब मॉडर्न फार्म्स को अगर ग्रेन की शॉर्टेज नहीं होने देना है, तो उन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्री से मशीन्स ली, और सबसे पहले तो मतलब कुलक्स को वहाँ से हटाया गया, उनको एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया, उनसे लैंड ले ली गई।
एंड एस्टैब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स, और स्टेट ने मतलब अच्छे बड़े बड़े फार्म्स बनाए वहाँ पे, और जो कुलक्स थे उनके पास जो ग्रेन्स आना छोड़ दिया, बंद करवा दिया. What happened was स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम. अभी स्टालिन का क्या प्रोग्राम था कलेक्टिवाइजेशन का? From 1929 से the party forced all peasants to cultivate in collective farms. अब कलेक्टिव फार्म्स को बोला जाता था कोलकोस. कलेक्टिव फार्म्स को क्या बोला जाता था? कोलकोस. अभी यहाँ पे अभी स्टालिन चाहता था कि 1929 से ही, जब उसकी पार्टी बनी थी तभी से ही जो सारे पीजेंट उन सबको कलेक्टिव फार्म्स पे काम करना चाहिए, उधर ही कल्टीवेट करना चाहिए. अब ऐसा क्यों चाहता था? क्योंकि जब कलेक्टिव फार्म्स पे हम कल्टीवेट करेंगे तब हमारा प्रोड्यूस ज़्यादा होगा. मतलब the bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. मतलब जो भी जितनी भी लैंड होगी, जितने भी इम्प्लीमेंट्स लगेंगे, वो सब ओनर देखेगा लैंड के, और जो दूसरे फार्मर्स होंगे वो लैंड पे कल्टीवेट करेंगे. When farmers worked on the land and the Colco's profit was shared. मतलब सारी पीसेंट्स एक ही लैंड पे काम करते थे, और जो उनका प्रॉफिट था, मतलब जो कलेक्टिव फार्म्स पे जितने लोग काम करते थे उनका जो भी प्रॉफिट आता था उस सब में इक्वली बांट लेते थे, इक्वली शेयर कर लेते थे वो लोग प्रॉफिट. Then enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. But कुछ peasants थे जिन्होंने क्या किया? resisted the authorities. मतलब उन्होंने ये सोचा कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, कलेक्टिव फार्म्स में लोग काम नहीं करेंगे, और इन्होंने क्या किया? इनके जो लाइफ स्टॉक्स थे इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, इनको जला दिया पूरी तरीके से. Between 1929 and 1931, number of cattle fell by 1/3. मतलब बहुत सारी कैटल थी 1929 से 1931, ये 2 सालों में जो बहुत सारी कैटल थी, 1/3 जो कैटल थी वो सब मर गई. 1/3 कैटल्स क्या है? मर गई. Those who resisted collectivization were severely punished. जो collectivization परफॉर्म नहीं करते थे, जो सारे मतलब जो भी सारे लोग एक ही लैंड में कलेक्टिव फार्म्स मतलब कोलकोस पे काम नहीं करते थे तो उनको पनिशमेंट मिलती थी. अब many were deported and exiled. बहुत सारे लोगों को तो रखा था और बहुत सारे लोगों को निकाल दिया था, एक्साइल बाहर निकाल दिया था उसके. As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. अभी जब उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन के लिए मना कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे कलेक्टिवाइजेशन, तो पीजेंट्स ने आर्ग्यू की, पीजेंट्स ने बोला कि देखो हम इतने अमीर नहीं हैं कि हम खुद की मतलब अपनी अपनी लैंड पे हम काम कर सकें, और ना ही हम सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं. सब एक ही लैंड पे काम करें, मतलब वो क्या दिखा रहे हैं? सोशलिज्म दिखा रहे हैं वहाँ पे. अगर वो नहीं करेंगे तो वो बोलेंगे कि हम इतने अमीर हैं कि हम खुद की लैंड ले खरीदे, उन पे काम करें, और ना ही हम सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं. They merely did not want to work in collective farms from a variety of reasons. अब इनको मतलब उनको collective farms में काम नहीं करना था, उसके बहुत सारे reasons दिए उन लोगों ने. Stalin's government allowed some independent cultivation but treated such cultivation unsympathetically. मतलब स्टालिन की जो गवर्नमेंट थी उसने अलाउ कर दिया, ठीक है तुम अपना अलग अलग अपने इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन करो, मतलब अपने खुद से ही कल्टीवेशन तुम लोग कर सकते हो. तो स्टालिन की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था, ठीक है तुम्हें एक ही फार्म पे काम करने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी लैंड पे काम कर सकते हो. और ऐसा सच कल्टीवेटर्स अनसिंपैथेटिकली, कुछ खुश हुए तो कुछ नहीं हुए, क्योंकि सारे तो अगेंस्ट नहीं थे ना इसके. In spite of collectivization, production did not increase immediately. अब in spite of collectivization के बजाय जो production था वो increase नहीं हुआ, तुरंत increase नहीं हुआ. In fact, the bad harvest of 1930 to 1933 led to one of the most devastating famines in Soviet history, when over 4 million died. तो यहाँ पे क्या पता है, मतलब उल्टा जब collectivization बंद करवाया गया तो उल्टा क्या है, bad harvest और भी मतलब बहुत गंदा हार्वेस्ट हुआ. इंक्रीज तो हुआ ही नहीं, प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं, बल्कि और बैड हार्वेस्ट हुआ 1930 से 1933 में. इन 3 सालों में क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग फेमाइन, ड्रॉट आए, बारिश नहीं आने लगी, मतलब अलग अलग फेमाइंस आए जिन्होंने मतलब फसल को एकदम पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया. सोवियत हिस्ट्री में पहली बार 4 मिलियन लोग इससे डाइड हुए, 4 मिलियन लोग मर चुके थे इससे, फेमाइन से.
So after that, what happened? Many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization. मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे पार्टी में जो मतलब इसके कंफ्यूजन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसी कंफ्यूजन को क्या है, क्रिटिसाइज कर रहे थे इनके प्रोडक्शन को कि इनकी वजह से क्या इकोनॉमी नहीं बढ़ी, कलेक्टिवाइजेशन के कारण क्या क्या हुआ. Stalin and his sympathizers charged these criticizers with conspiracy against socialism. Accusations were made throughout the country, and by 1939, over the 2 million were in prisoners or labor camps. अब जब ये सब देखा स्टालिन ने, फिर उसने बोला नहीं, अब तुम चाहो या ना चाहो मैं तो कलेक्टिवाइजेशन करवाऊंगा, ठीक है. और जो कलेक्टिवाइजेशन नहीं करेगा 1939 ओवर, जो नहीं करेगा तो उसको किस में, प्रिजन्स मतलब लेबर कैंप में डाल दिया जाएगा, नहीं तो जेल में डाल दिया जाएगा. तो ऐसे 2 लोग जेल, मतलब सॉरी 2 लोग नहीं, 2 मिलियन लोग जेल में पहुंच गए. मतलब 2 मिलियन लोगों ने कलेक्टिवाइजेशन नहीं किया होगा, तभी तो स्टालिन ने उनको जेल में डाला. अब स्टालिन क्या उनका बुरा तो नहीं चाहता, उनका अच्छा ही चाहता है. मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स, कुछ लोगों ने तो क्राइम किया भी नहीं था तो भी उनको जेल में डाल दिया. बट नो वन स्पोक फॉर देम, पर किसी ने उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई. अ लार्ज नंबर वर फोर्स्ड टू मेक फॉल्स कन्फेशन, बहुत सारे लोगों ने तो झूठ बोलना शुरू किया क्योंकि वहाँ पे उनको टॉर्चर किया जा रहा था, वहाँ पे उनको जेल में डाला जा रहा था. एंड सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड और प्रोफेशनल, कुछ लोगों की गलती भी नहीं थी तो भी उनको डाल जा रहा था और किसी ने उनके लिए आवाज़ भी नहीं उठाई, अब एक दूसरे के लिए भी नहीं उठाई. और कुछ तो मतलब सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल, उनमें से कुछ लोग तो प्रोफेशनल्स भी थे, तो भी क्या उनको जेल में डाल दिया गया. अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर. अभी यहाँ पे कैसे ग्लोबल इन्फ्लुएंस, मतलब जो रशियन रिवोल्यूशन हुआ और फिर इस पर ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या, मतलब एशिया, दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे, दूसरी कंट्रीज पे क्या क्या इफेक्ट हुआ. अभी एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव द बोल्शेविक्स टुक पावर. अभी देखो पूरी तरीके से तो अभी अलग अलग सोशलिस्ट पार्टीज इमर्ज हो रही थी यूरोप में, तो होली अप्रूव ऑफ द वे बोल्शेविक्स टुक पावर, तो बोल्शेविक्स ने पूरी पावर अपने हाथ में ले ली. However, the possibility of a worker state fired people's imagination across the world. अब workers की जो imagination थी उस पे तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया. In many countries, communist parties were found. बहुत सारी countries में communist party बनने लगी. अभी कुछ communist party जैसे communist party of Great Britain बनी, Labour party बनी थी फ्रांस में. Then the Bolsheviks encouraged colonial people to follow their experiment. अब Bolsheviks चाहते थे कि जो colonial people हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, वो उनका एक्सपेरिमेंट करें. But many non-Russians from outside the USSR participated in conference of people of the East 1920 and the Bolshevik founded Comintern, मतलब an international union of pro-Bolshevik socialist parties. अब यहाँ पे क्या बताया गया हमें, जैसे बोल्शेविक्स ने ब्रिटिश लोगों को इनकरेज किया था कि वो मतलब उनकी बात माने, मतलब उनके एक्सपेरिमेंट फॉलो करें. बट जो रशियन लोग नहीं थे, बट जो नॉन रशियन थे, उन्होंने क्या है यूएसएसआर में पार्टिसिपेट किया, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया था उन्होंने. Some received education in the USSR Communist University of the Workers of the East. कुछ लोग USSR में गए ताकि उनको वहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन मिले. But by the time of the outbreak of the Second World War, पर तभी क्या है, Second World War छिड़ गई थी, जंग छिड़ गई थी. The USSR had given socialism and a global face a world statue. फिर जो USSR ने क्या किया था, मतलब एक नया एक ग्लोबल फेस, एक अच्छा स्टैचू दिया था सोशलिज्म की तरफ. After that, yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. अब 1950 से पता चला था कि within the country that style of government, मतलब जो USSR का जो काम करने का तरीका है वो रशियन रिवोल्यूशन के साथ कनेक्ट होता है. So in the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. जब फिर बाद में पता चला जो सोशलिस्ट मूवमेंट थी, इसके वजह से सोवियत यूनियन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी,
आफ्टर दैट अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकेम अ ग्रेट पावर। फिर एक क्या है, एक कंट्री आई, ठीक है, जैसे यूएसएसआर थी कंट्री, तो वैसे एक कंट्री आई जो अचानक से आते में पावर, मतलब उसके पास अचानक से बहुत सारी पावर आ गई, उसने सारी पावर गेन कर ली। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वो बीइंग फेड। अभी वो पावर, मतलब जो कंट्री आई थी पावर में, वो एक अच्छा ही था लोगों के लिए। क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज और जो फार्मिंग है वो सब डेवलप होने लगे। जैसे पहले 2 गुना प्रोड्यूस होता था, अभी 4 गुना प्रोड्यूस हुआ, मतलब और डेवलप हुई वो कंट्री। और जो पुअर थे, जैसे जो गरीब लोग थे, उनको भी जैसे ग्रेन वगैरह सप्लाई किए गए। But it had denied the essential freedom to its citizens and carried out its developmental projects through repressive policies. But फिर क्या हुआ, जो essential freedoms, वो पार्टी तो आई पावर में, उसने डेवलपमेंट भी अच्छा करवाया, मतलब जो गरीब लोग इनको उनको खाना भी खिलाया। बट यहाँ पे क्या हुआ, उसने, वो पार्टी ने फ्रीडम देने से मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हें फ्रीडम नहीं देंगे। तो वो पार्टी ने सिटीजन्स को फ्रीडम नहीं दिया। By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, through it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people. But जो USSR में जो USSR क्या था, एक सोशलिस्ट कंट्री थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो सोशलिस्ट के आइडियाज थे वो कम करवा दिए, बल्कि जो लोगों की रिस्पेक्ट थी वो करना शुरू की। बट इन ईच कंट्री द आइडिया ऑफ सोशलिज्म वर रीड थ्रू आउट इन अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट वेज। अभी जो सोशलिज्म का आइडिया था, सोशलिज्म का आइडिया हमने देखा कि कैसे पूरी रशिया में, कैसे यूएसएसआर में फैला। तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से क्या है, रशियन रिवॉल्यूशन में सोशलिज्म का आइडिया फैला। तो हमने अलग अलग वेज देखे कि कैसे इमर्ज होकर आया ये आइडिया। सो हियर वी हैव, मतलब कैसे जो भी है सोशलिज्म का आइडिया इन्फ्लुएंस इमर्ज हुआ, और यूएसएसआर मतलब कैसे ग्लोबल इफेक्ट पड़ा। तो हमने चैप्टर में यही सब पढ़ा, सोशलिज्म का आइडिया। और थर्ड चैप्टर में, अभी नेक्स्ट हम थर्ड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हिटलर। सो यहाँ पे हमने ये सेकेंड पार्ट भी फिनिश कर दिया, मीन्स वी हैव completed our chapter here. So thank you so much for watching this video, but in the next video we will meet again of the third chapter, that is of Hitler, ठीक है। तो वो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो वो दैट विल बी द लास्ट चैप्टर ऑफ आवर क्लास 9th हिस्ट्री, ऑफ क्लास 9 SST also. So this was a part 2. If you have not watched part 1, so please go and watch part 1 and then you can watch this part 2. So thank you so much for watching this video. If you like this video, so please like, share and subscribe, and if you like this video, so you can comment also. So we'll meet again in the next chapter of Hitler. Thank you so much for watching this video. Bye guys, take care.